नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन बात निचोड़ की और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 मार्च को जब पहला लॉकडाउन लागू किया गया तो देश में मात्र कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 519 थी। लॉकडाउन 2.0 आया, लॉकडाउन 3.0 आया और अब लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। बावजूद इसके देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 1.5 लाख को पार कर चुकी। वहीं भारत सरकार कोरोना से लड़ाई में सही दिशा बता रही है। सरकार का कहना है कि अन्य देशों के मुकाबले हमने कोरोना संक्रमित को रोकने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए एक बयान जारी किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम का लॉकडाउन फेल साबित हुआ है। आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि लॉकडाउन फेल रहा या पास। मैं सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ बागपत से रालोद के प्रवक्ता अरुण तोमर जी जुड़ चुके हैं। अयोध्या से कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश यादव जी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार अनुराग दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरनगर से भाजपा नेता ठाकुर विकास आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का जी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा बागपत से जो हमारे साथ जुड़े हैं अरुण तोमर जी, जो आरएलडी से प्रवक्ता हैं। अरुण जी, क्या मानते हैं आप इस विषय को? जिस प्रकार से राहुल जी का बयान सामने आया है, लॉकडाउन फेल साबित वो कह रहे हैं कि हुआ है, क्या कहना है आपका इस विषय पर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को उठाया और इस महामारी और इस लॉकडाउन पर आपने चर्चा की। मेरा मानना यह है कि लॉकडाउन करना सरकार का पूरे विश्व में लॉकडाउन है तो हो सकता है कि एक ऐसी बीमारी ये थी कि इस बीमारी को की कोई जानकारी नहीं थी किसी को, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की जानकारी से ही हम इसे लेकर आगे बढ़े। उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि जब लॉकडाउन हमने किया तो उसे करने की हमारी प्रक्रिया ठीक नहीं थी। ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन। जो समस्या आज हमारे सामने आ रही है, जो मजदूर इधर से उधर भटक रहे हैं, जो इतने लोग मर चुके हैं, जो भुखमरी फैल रही है, ये समस्या ना होती कि अगर हम इसकी प्लानिंग कर लेते। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, 4। आज मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सरकार ने लॉकडाउन 3 में जो सरकार की आय के संसाधन थे, सबसे पहले शराब को खोला। लॉकडाउन 4 में आज सरकार ने अपनी एयरलाइंस भी चला दी, ट्रेन भी चला दी, अपने सारे व्यापार को सरकार चलाई जा रही है। लेकिन देश का जो व्यापारी है उसे यह कह रही है कि आप फैक्ट्री चलाओ। 30% 40% से ज्यादा आप लेबर नहीं रख सकते। भाई कौन से मानक है कि इस फैक्ट्री को आप 30% से चला लोगे? आप व्यापार करोगे लेकिन व्यापार का ये टर्म्स रहेगा कि आप इस समय से इस समय तक दुकान खोलोगे। भाई कस्टमर को क्या पता कि कौन सा टाइम है? एक ऐसी नीति, ऐसी व्यवस्था देश में चल रही है इस लॉकडाउन के दौरान कि जिसका कोई भी किसी को भी कोई सिस्टम नहीं पता जी। रही बात राहुल गांधी जी के क्वेश्चन की, मैं ये मानता हूं ये तो इतना बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हम कि ये बता दें कि इससे अगर लॉकडाउन ना होता तो कितनी महामारी फैलती या कितनी इससे रुकी है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत रही। इस तरीके से महामारी रोकने में हम न कि सफल हुए और आर्थिक रूप से हम टूट चुके। आज हम पूरे देश में एक बात कर रहे हैं, मजदूर की होनी चाहिए। मजदूर परेशान है, सड़कों पर परेशान है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर परेशान दूसरा एक तबका है जो 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी पर नौकरी कर रहा था। आज वो अपने घर पे बैठा है, उनके पास ना तो इतनी सेविंग है और ना ही उनकी एक मजबूरी है कि इतना आत्म सम्मान में लिए हुए है कि वे किसी से मांग नहीं सकते। एक ऐसी स्थिति में आज एक जो निम्न मध्यम वर्ग है
वो है कि उसके लिए भी सरकार को बिल्कुल, सोचना चाहिए। सरकार सरकार से मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। सरकार ने कहा कि हम गरीबों के अकाउंट में पैसे भेजेंगे। भाई 500 रुपए देकर आपने बैंक में भीड़ करा दी, क्या वो कोरोना के लिए ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है उस पर? राशन देने के लिए आपने राशन की दुकान में भीड़ करा दी। अगर हम इतना, जब हमारे पास सारा सिस्टम है तो हमने वो सिस्टम को पूरा पालन क्यों नहीं किया? हम राशन ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम गरीबों घर पर बंटवा दें? जब हमारे पास में एक निश्चित चीजें हैं, हमें पता है कि ये राशन डीलर है और ये राशन लेने वाले लोग हैं, इनका एक फिक्स सब चीजें हैं, क्यों नहीं हमने उन्हें दिलवा दी? तो ये चीजें हैं जो सवाल उठाती है लॉकडाउन की प्रक्रिया पर, जो सरकार की तरफ से ही लॉकडाउन हुआ और सरकार की तरफ से ही उसका पालन नहीं हुआ। तो मैं इसे समझता हूं कि लॉकडाउन से हमें जो फायदा होना चाहिए था उसका हम 50% लेकिन यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो भारत में आज भी जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें फिर भी कोरोना मरीज कम है। तो लॉकडाउन के चलते क्या अंकुश लगा है? क्या इस पे विपक्ष क्या चाहता है? ये चीज बताइए आप, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं? ऐसा जी, इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन ये कि क्या हम दुनिया में जितने टेस्टिंग हो रही है इंडिया में भी इतनी हम टेस्टिंग कर रहे हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, इंडिया के जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर और लोगों के अमेरिका वालों से ज्यादा है। यहाँ से तो जितनी वे पूरे जीवन में धूल नहीं खाते इतनी तो हम एक दिन में धूल खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं कि यहाँ लोगों की इम्यूनिटी पावर ज्यादा है और दूसरी चीज टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि ये संख्या एकदम से बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसे एक तरफ से ना मैं लॉकडाउन को नकार रहा, लॉकडाउन होना भी चाहिए, लॉकडाउन का पालन भी होना चाहिए। और महामारी ऐसी महामारी है कि इससे बचाव के लिए जो भी रास्ते पूरे विश्व के देश, बड़े देश अपना रहे वो हमें भी अपनाने चाहिए। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन उसका पूरा हम लाभ नहीं उठा पाए। अभी हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं अनुराग जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक बार इनसे जानना चाहूँगा कि अनुराग जी जी कहा तो ये जा रहा था कि 16 मई तक बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी भी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन इसके लॉकडाउन के विषय में अभी मित्र अरुण तोमर जी ने जो कहा, तो मैं उनकी जी, आपको मेरी आवाज़ जी मिल रही है, बिल्कुल बोलिए जी। तो अरुण तोमर जी R&D प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि निम्न मध्यम वर्ग जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो मैं उनकी एक बात तो मैं उनकी मानता हूँ कि निम्न मध्यम वर्ग जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है। अब आपकी बात पे आते हैं कि 16 मई तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, ये एक नया वायरस था, नया किस्म का वायरस था, पूरी दुनिया में ये एकदम पहली बार आया और इसने ख़ास तौर से अमेरिका और यूरोप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अगर चीन के बाद देखें तो। अब देखिए, उन विषय पे जाना जो है वो ठीक नहीं है कि जब तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि कहाँ से निकला, कैसे निकला, क्या हुआ। लेकिन बात जो 16 मई तक ख़त्म हो जाने की हुई थी, तो देखिए उसमें ये सरकार का तर्क था कि ये चेन टूटेगी। अब दरअसल चेन जो है वो नहीं टूटी, उसके कई कारण रहे। उन कारणों में अगर हम जाएं तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं जो मानता हूँ कि जो 30 जनवरी को सबसे पहला केस हमारे यहाँ भारत में मिला था और तथ्यात्मक एकदम मैं बात कहूँ लगा, वो 25 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। अब 30 जनवरी से 25 मार्च के बीच में समय बहुत ज़्यादा था और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये वायरस यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ हमारे भारत में, बाहर से आया, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए थी। इसके कुछ जो है वो तकनीकी कारण हो सकते हैं कि नहीं हो पाया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस पर रोक लगाई जानी बहुत आवश्यक थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर हम इस पे जाएं तो लॉकडाउन से निश्चित तौर पर फ़ायदा हुआ, निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हमें समय जो है वो बहुत ज़्यादा मिल गया अपनी तैयारी करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए।
देखिए कहीं ना कहीं ये जो बड़े पत्रकार हैं या बड़े डॉक्टर्स हैं, इनका सबका ये मानना था, सबका ये कहना था कि कोरोना जो है भारत में बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात की बहुत बड़ी जनसंख्या, विश्व की 17% जनसंख्या, और उसमें आप ये देखिए जनसंख्या घनत्व, और हम बात करते हैं सामाजिक दूरी की। तो ये सामाजिक दूरी जो है ये तो हमारे यहाँ तो ये सबसे मुश्किल काम था, लेकिन हमने कर दिखाया। अब मैं आपको एक रिपोर्ट जो है हिंदू बिजनेस लाइन की, द हिंदू अखबार बहुत ही जाना माना अखबार है, उसने 25 मार्च को एक रिपोर्ट उनकी आई थी कि 15 मई 2020 तक भारत में 13 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस होंगे। ठीक है अरुण जी? हाँ, और ये ऑन रिकॉर्ड्स है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 15 अप्रैल तक हमारे पास कितने केसेस थे। मई तक, ओ सॉरी 15 मई तक जो है हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, 15 मई तक हमारे पास जो केसेस थे वो लगभग 85,000 के आसपास वो केसेस थे। तो कहाँ 13 लाख का आंकड़ा और कहाँ 85,000 का आंकड़ा। तो ये हमने अगर ये दूरी कम की, ये अगर हम इतने केसेस करने में, रोकने में हम कामयाब रहे, लॉकडाउन का ही बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा रोल रहा। जी अच्छा, अनुराग जी, क्या आप ये तो मानते हैं कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, स्क्रीनिंग वगैरह ठीक से नहीं हो पा रही है, क्या मानते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, इतनी बड़ी जनसंख्या, और फिर हम देखिए हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम एक विकासशील देश हैं, और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बेड पर 1000 व्यक्तियों पर सिर्फ जो है 0.7% बेड जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, जबकि फ्रांस की अगर आप तुलना करें तो फ्रांस में 6.5, चीन में 4.2, इटली में 3.4 और यूएस में, अमेरिका में 2.8 बेड पर 1000 पॉपुलेशन है। अब आप समझिए इस बात को कि हम कितना पीछे हैं। और उसके बाद अब अगर हम मृत्यु दर की और संक्रमण दर की बात करें तो आज का आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दुखद है कि यूएस के अंदर जो है आंकड़ा 1 लाख का, मृत्यु दर 1 लाख पार कर गया। और फ्रांस, इटली और ये आपके चीन, ये तो कितना प्रभावित हैं ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। और आज की तारीख में, आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल केसेस हैं वो 14, अभी तक का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, कुछ देर पहले का, आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ अरुण जी ये है कि जो रिकवरी रेट है, जो स्वस्थ होने की दर है हमारे यहाँ की, वो इतनी अच्छी है कि 67,700 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और मृत्यु दर अगर उसकी बात करें तो वो बहुत कम है अगर उसकी तुलना आप दूसरे देशों से करें। तो हम कम संसाधनों के बावजूद हम बहुत अच्छी जगह पर खड़े हैं आज अरुण जी। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं लॉकडाउन की अहम भूमिका रही है कोरोना को रोकने के लिए? जी बिल्कुल लॉकडाउन की भूमिका तो है ही, और लॉकडाउन का पालन करना और पालन करवाना, इसमें भी सरकारों की, राज्य सरकारों की बड़ी अहम भूमिका रही है। राज्य सरकारों की भी मैं तारीफ करता हूं। और ख़ास तौर से देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा प्रदेश है कि आज हम अगर सरकारी आंकड़े छोड़ दें और वास्तविक आंकड़ों पे जाएं तो करीब हम 23 करोड़ के आसपास, 23 करोड़ से ऊपर हम जा चुके हैं। और उसके बाद एक देश है ब्राज़ील। अब आप देखिए कि ब्राज़ील की जो जनसंख्या है वो हमारी जनसंख्या से कम है, 21 करोड़ के आसपास ब्राज़ील की जनसंख्या है और हम 23 करोड़ के आसपास हैं अरुण जी। अब आप ये सोचिए कि ब्राज़ील में आज जो तबाही मची हुई है, 4,14,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं और 25,697 लोग जो हैं वो अब तक मर चुके हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से, और फिर मैं बार बार उस बात ये जिक्र करता हूँ कि जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व इतना है कि अगर ज़रा सा लॉकडाउन में ढील मिल जाती है तो लोग जो है वो सामाजिक दूरी एकदम भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी बीच में 2 दिन की छूट दी गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन है ही नहीं यहाँ पे। जी। और उसके बाद फिर मास्क को लेकर अवेयरनेस और वो सारी चीज़ें जितनी जो यूरोपीय देश या पश्चिमी देश जितना फॉलो कर लेते हैं हम उतना नहीं कर पाते। तो जो एक तो हमारी इम्यूनिटी, देखिए फिर मैं ये बात कहूँगा कि मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो शायद यूरोपीय और पाश्चात्य देशों से बेहतर है। तो जो टेस्टिंग की बात उन्होंने की कि हमारे टेस्ट कम हुए, तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि देखिए हर चीज़ में आलोचना करना
मैं एक पत्रकार और निष्पक्ष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है ना। मैंने एक पॉइंट जो अपना कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे रोक लगनी चाहिए थी इस खतरे को भांपते हुए, वो नहीं हुआ, तो वहाँ पर तो मैं सरकार की आलोचना करता हूँ। लेकिन जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, देखिए टेस्टिंग बहुत महंगा एक अफेयर है। आज प्राइवेट लैब्स को टेस्टिंग दी जा रही है, 4,500 रुपये में टेस्ट हो रहा है, तो प्राइवेट लैब्स कर रही हैं, तो सरकार के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं देखिए वो दबाव आता ही है। और उसके बाद जो लोग जिनमें सिम्टम्स आते हैं, जो असिम्टोमेटिक हैं, डॉक्टर्स ने भी ये कहा। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भट्ट साहब, तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए जी अनुराग लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है कमलेश यादव जी, उनसे ज़रा चर्चा करते हैं। कमलेश जी, जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में विपक्ष सरकार के साथ नहीं खड़ा, सरकार कोई भी काम करती है तो विपक्ष उसके सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों? सरकार के साथ विपक्ष के खड़े होने पे जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल इधर आपको जल्दी से दिखने लगा होगा। आप शुरू से जब देखेंगे, जब महामारी भारत में अभी जिस प्रकार से राहुल जी का बयान आया है, लॉकडाउन को लेकर राहुल जी का बयान है, और आप भी समझते हैं अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो यह महामारी विश्व स्तर में भारत में सबसे ज़्यादा फैल गई होती। लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान आया है, उस बयान के आधार पर मैं आपसे मैं उसी के संबंध में जवाब देना चाहता हूँ। लॉकडाउन पे आप चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का बयान लॉकडाउन पे जो आया है, वो लॉकडाउन लगभग 2 महीना जब पूरा होने को हुआ है, उसके बाद राहुल जी का ये बयान आया है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 तक राहुल जी का कोई भी सरकार के लॉकडाउन के ऊपर इस तरह का नेगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। और ये आज के डेट में इसलिए लगाना पड़ रहा है कि देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार फर्स्ट लॉकडाउन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 21 दिन में इस कोरोना से जो है कि महामारी से युद्ध अपना जीत लेंगे, और इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी के बयान पे बहुत भरोसा करती है। लेकिन उसी समय उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि हम इस लॉकडाउन को जो 21 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के बीच हम गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और पूरी तैयारी करेगी। और लॉकडाउन 2 आ गया, लॉकडाउन 3 आ गया, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की पहले लॉकडाउन से ही स्ट्रेटजी क्या है और उनकी क्या तैयारी है, वो हम लोग इंतजार करते रह गए, इस देश की जनता इंतजार करती रह गई, और वो तैयारी कहीं दिखी नहीं। जब चौथे लॉकडाउन में हमारे माननीय राहुल जी के द्वारा ये बयान देना पड़ा कि जो लॉकडाउन हमारा है वो पूरी तरह से विफल है, उसका संदर्भ है, वो ये संदर्भ है कि जब आप लॉकडाउन किए थे तो आपकी जो संक्रमण की दर है वो रुक गई। इस मामले में लॉकडाउन सफल रहा और हम उसको रोके रखे काफ़ी दिनों तक। लेकिन जो आपको 1.5 से 2 महीने तक का जो बीच में समय मिला है, वो आपको खाली बैठ करके राजनीति करने के लिए या बैठ करके टाइम पास करने के लिए नहीं मिला था। पब्लिक अपने घर में बैठ सकती थी, लेकिन जो हमारे सिस्टम के लोग हैं, जो हमारे सरकार में लोग हैं, जो हमारे प्रशासन में हैं, वो लोग इसको इस तरह से जो है इस टाइम को जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए था। पूरा आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 तक सफल रहा, लेकिन इस देश की सरकारों ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट भी जहाँ जहाँ की रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की रही हो, आप देख रहे हैं किस तरह से दुर्व्यवस्था का आलम है। शुरू में लोगों तक जो है कहा गया कि आप अपने जहाँ है वहीं रुके, लेकिन लोगों तक भोजन पानी की व्यवस्था जब नहीं पहुँची, वो लॉकडाउन 2 तक उनके सब्र का बात जो है अपने रुका रहा। लेकिन जब उनको लगा कि हम कब तक भूखों मरेंगे और हमको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तो कम से कम हम अपने गांव वापस जाएं, वो सारे मजदूर सड़क पे निकलने लगे और पैदल चलने लगे। आपके पास रेलगाड़ी की कमी नहीं है, आपके पास बसों की कमी नहीं है, और इस देश की बड़ी आबादी 40% आबादी जो मजदूर के रूप में विभिन्न महानगरों में काम कर रही है, छोटे शहरों में काम कर रही है, उसको इस भीषण गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन को आप केवल लॉकडाउन को सफल असफल के रूप में संक्रमण के दर से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये बात ठीक नहीं, लेकिन इसको जब आप टोटल मूल्यांकन करेंगे कि लॉकडाउन की जो असफलता है इस रूप में है कि आज पब्लिक सड़क पे है, आज हमारा मजदूर सड़क पे है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग की सारे शहरों में धज्जी उड़ते हुए देख रहे हैं आप, ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में, और आज रेलवे स्टेशनों पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक जो है स्टेशन के बाहर कैसे पब्लिक दिन भर रात भर इंतजार कर रही है अपने गांव जाने के लिए। इस रूप में राहुल गांधी जी का जो बयान आया है
कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी तैयारी ठीक से लॉकडाउन के दौरान नहीं किया। गवर्नमेंट को ये पता था कि इतनी बड़ी आबादी को जो लेबर के रूप में है बैठा करके हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, हम खिला नहीं पाएंगे, तो उनको गांव आप भेज देते तो उनके लिए मनरेगा की स्कीम थी जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले से चलाई गई थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने बहुत आलोचना किया था। आज संकट की घड़ी में वो संजीवनी का काम कर रही है, लोगों को गांव पहुंचा देते आप सब। क्या ये गवर्नमेंट इतनी भी प्लानिंग नहीं कर सकती है कि हम ट्रेनों को किस तरह से चला करके गांव तक लोगों को पहुंचा सके? 15% और 85% के किराए के लिए लेकर के जो है जिस तरह की राजनीति पूरे देश में हुई है, बसों को लेकर के जिस तरह से राजनीति, आज रजिस्ट्रेशन के नाम पे जिस तरह से पूरे देश में राजनीति हो रही है, और कोरोना संकट के दौरान आज इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खबर क्या हो सकती है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस देश में पीपीई किट का घोटाला हो रहा है, वेंटिलेटर का घोटाला हो रहा है, जहां पूरी आबादी संक्रमण से इस कोरोना के संकट से लड़ने के लिए तैयार है और हम एक खतरनाक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर में भी कुछ पार्टियों के लोग और सत्ताधारी लोग पैसा बना रहे हैं और दलाली कर रहे हैं और पूरे इस संकट को मजाक बना करके रख दिया है। तो इस कंडीशन में राहुल गांधी जी का बयान कहाँ से गलत हो सकता है कि लॉकडाउन हमारा पूरी तरह से फेल है, जब आप लॉकडाउन को जो है ठीक से प्लानिंग करके और आगे की चीजों को आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, लॉकडाउन द्वारा जिस प्रकार से लोग पालन नहीं कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि लॉकडाउन से लोग तंग आ चुके हैं? लॉकडाउन से सब तंग आने की बात है ना कि सरकार के साथ इस देश की जनता ने बहुत लंबे समय तक जो है सहयोग किया, लेकिन लॉकडाउन से वो लोग तंग है जिनके सामने जीवन और मरण का संकट है, जिसके सामने भूख और प्यास की समस्या है, वो कहाँ से अपने जो है भूख को शांत कर सके और क्या उसके लिए व्यवस्था, जब ये सिस्टम नहीं दे पाएगा तो लोग जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से एक दिन आप भी होते उनके जगह पे, हम भी होते तो जो है हम घर से बाहर निकल जाते और भोजन की तलाश में जो है या आप कहीं से भी उसकी व्यवस्था की तलाश में हम निकल पड़ जाते और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान नहीं रख पाते। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि सरकार इस भीषण संकट में शराब बेचने के नाम पर जो दुकानों को खोल दिया, वहाँ पर किस तरह से लंबी दवा के लिए लाइन लगाते हुए, तो हम लोग जो लॉकडाउन में देख सकते हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दवा खरीद रहे थे, लेकिन शराब के लिए पूरे जिले में जो है जगह जगह देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। और लॉकडाउन में आप बताइए, जब इस देश में जब महामारी नहीं आई थी और विदेशों में ये महामारी थी, तो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गुजरात में मेहमान नवाजी करवा रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिनाने और बनाने का काम कर रही थी। वो दौर भी हमारे लिए इस संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी का दौर था। दूसरा दौर लॉकडाउन के बाद आया, उस दौर की तैयारी की टोटल पोल खुल चुकी है, लोगों तक न भोजन पहुंच पा रहा है, न लोगों तक कोई आर्थिक मदद पहुंच पा रही है। जो आर्थिक मदद पहुंच रही है उसमें भी किस तरह से, अभी हमारे एक प्रवक्ता बता रहे थे राष्ट्रीय लोक दल के, कि 500 रुपया लोगों को जो है खाते में दिया गया और बैंक में 200 लोगों की 250 लोगों की लाइन लग गई। गैस एजेंसी को सीधे पैसा दिया गया होता तो लोगों के खाते में भेज करके पहले बैंक में लाइन लगवाया गया, उसके बाद फिर गैस एजेंसी पे जाकर के लाइन लगवाया गया, लोगों अगर हम खाने उड़ी। और आज तो ये सब सवाल छोटे हो गए हैं। जिस तरह से रेल के पटरी पर, सड़क पर, रेल स्टेशन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ रही है और ट्रेनों में जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप बीच वाली बर्थ को नहीं बुक कर सकते हैं पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करवाना। सरकार ने बीच वाली सीट को भी बुक करके जो ट्रेनें चलवाई हैं और अभी आज ही हम पढ़ रहे थे, किसी अखबार में दिया था कि बीच वाली सीट आप खाली रखिए और तब ट्रेनें चलाइए उसके हिसाब से। तो ये सरकार को जहाँ भी राजस्व का मामला आता है, शराब से राजस्व वसूलना हो, ट्रेन से राजस्व वसूलना हो, इस भीषण जो है संकट में जिस गरीब के पास पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, भोजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उससे अपने घर तक पहुंचाने के लिए आप ट्रेन का किराया ले रहे हो, बस का किराया ले रहे हो। ये कितनी मतलब बड़ी त्रासदी है उन व्यक्तियों के लिए जिनके जेब में पैसा नहीं है और पैसे के अभाव में अपने घर तक नहीं जा पा रहे और पैदल चल दे तो रही है ना। अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी और घर में खाना भी पहुंच रहा है और श्रमिक ट्रेन द्वारा मजदूरों को उनके घर तक भी पहुंचाया जा रहा है, बसों की भी व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सर, ये सरकार कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कितना सफल है आप देख सकते हैं। हमारे सड़कों पर क्या स्थिति है, हमारे ट्रेनों में क्या स्थिति है। आप बंबई में रेलवे स्टेशनों के बाहर स्थिति देख लीजिए, जो ट्रेनें जा रही हैं 24 घंटे में पहुंच रहा है, 36 घंटे में पहुंच रहा है, वो 72 घंटे में, 48 घंटे में और
90 घंटे में पहुंच रही हैं, उन ट्रेनों के यात्रियों से आप जो है बात कर रहे हैं। आपके तमाम पत्रकार भाई इस संक्रमण के दौर में भी जिस तरह से मेहनत करके पत्रकार भाई लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनता की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जनता की समस्या को पहुंचा रहे हैं। सारे लोग ट्रेनों में कर रहे हैं, न ट्रेनों में पानी की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, और रेलवे स्टेशनों के बाहर 24-24 घंटा लोग इंतजार करके अपनी बारी आने का ट्रेन में बैठने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कब रजिस्ट्रेशन नंबर पे आ जाए और हम बैठ सकें। तो आप सरकार कह रही है बात सही है, लेकिन आपके पास ट्रेन की कमी नहीं है, आपके पास बस की कमी नहीं है, और जितनी बड़े पैमाने पर पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है उसमें कहीं न कहीं क्राइसिस मैनेजमेंट का है और गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पर है। कहीं न कहीं हमको लगता है कि गवर्नमेंट इस देश के कुछ जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनके दबाव में भी इस प्रक्रिया को धीमे और स्लो रखना चाहती है, जिससे कि ये मजदूर एक बार वापस चले जाएंगे तो फैक्ट्री जो है हमारी खुलेगी तो वहाँ पर काम करेगा। कहीं न कहीं इसके पीछे ये भी एक मंशा है कि मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ट्रेनों में जी कमलेश जी लौटेंगे आपके पास, अभी एक बार मिल लेते हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर से विकास ठाकुर जी है जो बीजेपी से हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। विकास जी, अब मान के चलिए सरकार के सामने दो तरह की परेशानी आने वाली है। एक तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी डाउन हो चुकी है, और दूसरा कोरोना महामारी, और उसके बावजूद लॉकडाउन को लेके राहुल गांधी जी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन फेल साबित हुआ, और ये है भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोग घरों से भी कम निकल रहे हैं, कहीं जहाँ पर ढिलाई छोड़ दी जाती है, 1-2 दिन के लिए ढील दे दी जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का ही रोल है कि सरकार जब चाहती है कि लोग घर से ना निकले तो लोग घरों से नहीं निकलते, लेकिन जब सरकार चाहती है कि कुछ ढिलाई 10% लोग निकले या 9 बजे से 12 बजे तक लोग निकले, लोग तभी निकलते हैं क्योंकि घर की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको लेने के लिए लोग निकलते हैं। मैंने भी देखा है कि लोग दवाइयाँ लेने के लिए घर से निकलते हैं, घर का जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकलते हैं। अगर हम बात करें शादियों को लेकर, लोग जिस शादी में कम से कम 100 से 200 लोग इनवाइट होने चाहिए थे, हजारों लोग इनवाइट होने चाहिए थे, उन शादियों में सिर्फ 2 से 3 व्यक्ति ही जाकर और शादी करके लेके आते। लोग तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन लोग लॉकडाउन के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक संकट का विषय बनती जा रही है? जी, इस पे जो है पूर्ण रूप से एक विचार। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और पूरी तरह हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें है क्या कि सरकार के साथ साथ ये जनता को भी सोचना होगा कि ये इतनी बड़ी महामारी है, जो सुपर पावर जैसे देश जो इसे कंट्रोल करने में असफल रहे, वहीं पर भारत की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ हम सब लोग देख रहे हैं। इसमें क्या उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, योगी आदित्यनाथ ने। आप आंकड़े उठा करके अगर देखेंगे कि 17,45,000 से ऊपर अमेरिका का जो क्या नाम ग्राफ है वो पहुंच चुका है, और 1 लाख से ऊपर वहाँ पे मृत्यु दर है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार विफल नहीं है इस मामले में। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए, और निर्णय चूँकि अभी जो आप लोग देखेंगे कि उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी हमें संभाल करके रखना है, तो इसके बावजूद हम लोग किस पायदान पर हैं, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो विपक्ष जो है, विपक्ष इस वक्त जो है हड़बड़ाया हुआ है। इन पे चूँकि जिस तरीके की जो राजनीति ये कांग्रेस सरकार, और आपने बताया अभी राहुल गांधी जी का जो बयान आया, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बिल्कुल जी विकास जी, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं ये प्रत्यक्ष है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लागू किया गया था, उस समय प्रतिदिन 10 से 20 संक्रमित मरीज आ रहे थे। देखते देखते 1000 हो गए, प्रतिदिन 2000 हो गए, 4000 हो गए, 5000 हो गए, और आज उसकी संख्या 7000 तक पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से प्रतिदिन मरीजों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रकार ये सोचने का विषय है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम अमेरिका से भी आगे निकल जाए। पायदान पर होता, आप ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद आप जो है क्या नाम कितने अच्छे तरीके से भारत सरकार ने इसको कंट्रोल कर दिया। ये हमारी है। आप वो देखिए, आप अगर देखेंगे जो इतने सुपर पावर जैसे देश हैं और जो इतने विकसित देश हैं, उन लोगों की क्या व्यवस्था है
तो इस पायदान पर जो लोग खड़े हैं, तो उसके मुकाबले तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ आप ये भी तो देख लीजिए। जी अच्छा, चलिए एक बात बताइए आप, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आज का आंकड़ा अगर हम मान के चले तो 7,000 संक्रमित मरीज एक दिन में मिले हैं, तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हम उन देशों को पीछे छोड़ देंगे कुछ समय बाद, अगर आप ये आंकड़ा देख के चलिए? और उन देशों ने, वो देश कहीं ना कहीं अपने संक्रमण को रोकने में कामयाब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर पकड़ बना रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हमारे यहाँ पर संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सही तरीके से हम उसको विकसित करें, तो ऐसा नहीं है एक दिन हम जीतेंगे। जी विकास जी, हम भी चाहते हैं कि हम जीतें और जीतेंगे भी, लेकिन तब तक संख्या ये अनुमान नहीं लगा जा सकता कि कितनी पहुंच सकती है। अच्छा विकास जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से 20 लाख के पैकेज की घोषणा की गई थी, 20 लाख करोड़ की, तो वो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए 20 लाख करोड़ की जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो दी गई, और वित्त मंत्री हमारे जो क्या नाम सामने आकर गए और उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि जहाँ तक कि हमारे जो विपक्षी थे वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े पैकेज की घोषणा हो जाएगी, और अचानक इतने बड़े पैकेज की घोषणा कर देना और इतना बड़ा दिल दिखाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है, और हमारे प्रधानमंत्री में क्षमता है, हमारी सरकार में क्षमता है, और ये दिखा दिया विश्व को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में कितनी बड़ी क्षमता है। और आप लोगों को मैं बात बताऊं कि एक छोटे से गरीब और किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के हमारे उद्योगपति और मध्यम वर्ग के उद्योगपति तक हमारी सहायता जो है, ये सहायता पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने करके दिखाया। कि आप अगर देखेंगे कि एक घर पे औरत जो मध्यम वर्ग की जो औरत है और एक मजदूर के घर की जो बात है, वहाँ पे जो चूल्हा है, चूल्हा चलाने के लिए भी हमने सिलेंडर दिया और 3 महीने तक फ्री दिया, वो तो कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। बात थी, वो चुनाव से पहले का मुद्दा था, लेकिन चुनाव के बाद में जिस प्रकार से इतने बड़े पैकेज की घोषणा की गई, वो मजदूरों के खाते में सीधा क्यों नहीं पहुंचाया गया? नहीं, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। हमने मनरेगा के तहत हमने रोजगार दिया, हमने फ्री जो अगर काम भी नहीं हो पा रहे हैं मनरेगा के तहत, तब भी हम उनका तारीफ करता हूं दिहाड़ी दे रहे हैं। मीडिया की आज के टाइम पे जिन्होंने इस कोरोना से छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों के थोड़ा सा जी अनुराग जी, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के जो 2000 रुपये की बात हुई थी अकाउंट में, तो मुझे लगता है कि जितना भी BPL किसान था, उन सबके अकाउंट्स में 2000 रुपये तो सरकार ने दिए। तो मैं भाई साहब इसी बात का एक जवाब दूंगा, और देखिए, और वो जवाब मेरा ये है कि इस क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, एक बागपत जिला जो छोटा सा जिला है, इस जिले के ही किसानों का 950 करोड़ रुपया शुगर मिलों पर बकाया है, और कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 1 लाख रुपए, जो छोटे से छोटा किसान है जिसका 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ना, और 25-25 लाख रुपए भी है। आप भैया उनका समय पे अगर समय पे उनका मिल जाए, मेरी सुन लो, अगर समय पे उनका मिल जाए तो ये 2000 रुपए तो ब्याज भी नहीं बैठता, ब्याज भी उससे ज्यादा बैठता है, उनका काम चल जाएगा। ये तो मजाक है। अरे अरुण जी, तो ये जो जिन किसानों का इतना बकाया है, जो 2-2, 4-4 लाख रुपए, तो वो 2000 के लिए तो उनकी पात्रता जो सबसे छोटा जिनकी पात्रता है, जो सबसे छोटा किसान है उसका 1 लाख। देखिए ये बात सही है, सरकार आप पहले इसका सर्वे कराइए, मैं यहाँ से रहता हूँ,
जो सबसे छोटा किसान है उसका 1 लाख रुपए बकाया है, 2 साल से भुगतान नहीं हो पा रहा, सरकार भुगतान नहीं करवा पा रही गन्ने का। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मध्यम वर्ग के मैं इसके लिए उत्तरदायी है। मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा। देखिए आप एक चीज बताओ, उद्योगपति है उनके लिए बिजली पैसे की व्यवस्था हरियाणा में भी सरकार, पहले किसी सरकार हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। बिजली का बिल मासिक क्या है, मासिक क्या है? कर लीजिए, तो ये हमारी सरकार ने किया। अगर आप किसान की बात करो तो किसान के उन मुद्दों पे जाइए और राहत दीजिए सरकार, अगर कम से कम ये तो बैलेंस करें। नहीं भाई साहब, बिना ब्याज के है ना भाई साहब, बिना ब्याज के है ना, कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं है। और गरीब देखिए हमारी सरकार का अनुराग जी, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वे रोजगार कर सके, उनके लिए हमने व्यवस्था की। बिल्कुल गारंटी, बिल्कुल सरकार। अरुण जी देखिए, मैं कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समय दें आप मुझे। मेरा ये कहना है ऐसा बिल्कुल सरकार गारंटी देगी जी। आपने जी अरुण जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसान की बात करो तो किसान का उन मुद्दों पर जाइए और राहत दीजिए सरकार, अगर कम से कम ये तो बैलेंस करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन जो आज लॉकडाउन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट में जानना चाहूँगा। जी बॉबी जी, मैं आपसे 1 मिनट में जानना चाहूँगी कि हम क्या करें ऐसा कि हम कोरोना से निजात मिल सके, सिर्फ 1 मिनट में। लॉकडाउन के बावजूद मेरा मानना यह है कि जहां मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं वहां से कोरोना फैल रहा है, और मजदूरों को इकट्ठा होने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि या तो उन्हें जहाँ से वो है उन्हें वही व्यवस्थाएं दी जाए, या फिर उनके लिए ऐसे संसाधन जुटाए जाए कि वे घर पर पहुंचे। अभी आपके द्वारा ही बताया गया था कि 1000 बसों को लेकर उस पर बहुत बड़ी राजनीति हुई। हो सकता है उनमें से 150 बसें ऐसी रही हो जो फर्जी हो, भाई 800 बसों से भिजवा देते, 900 बसों से भिजवा देते। शुक्रिया। ये मुद्दे राजनीति के नहीं है, अनुराग ये महामारी का मुद्दा है। अनुराग जी शायद कट गए। कमलेश जी जुड़े हैं? जी कमलेश जी, आप 1 मिनट में बताइए कि क्या करें हम ऐसा कि हम कोरोना को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिल जाए हमें। जल्दी से जल्दी, जब तक इसकी वैक्सीनेशन या कोई दवा नहीं आएगा, हम कोरोना से मुक्ति नहीं पाने जा रहे हैं। हम इसके संक्रमण के दर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस क्राइसिस की वजह से पूरे देश में जो हाहाकार मचा है और एक बहुत बड़ी आबादी जो आज संकट के दौर से गुजर रही है, वो हमको दिख रही है सड़कों पे और ट्रेनों में और बसों में भूखमरी की शिकार है। तो सबसे पहले उन लोगों के तक जो उनके पास आज भोजन की समस्या है, जिनके लिए काम की समस्या है, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा मांग की गई है, और हम भी उस मांग से अपने को सहमत करते हुए कह रहे हैं कि हर उन परिवारों को जो इस संक्रमण के दौर में अपनी नौकरी खोए हैं या उनकी रोजी रोटी चली गई है, उनका बिजनेस चला गया है, 7,500 रुपया उनके खाते में पर मंथ तब तक डाला जाए तब तक कि जो है आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से नहीं हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे डॉक्टर्स के लिए जो है सुरक्षा किट और जो भी उनके लिए संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय हैं वो किए जाए, और जो संक्रमित पेशेंट हैं उनके लिए उचित आइसोलेशन बेड की और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। दूसरी चीज़, जब आपको हम एक बताना चाहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी क्राइसिस होती है, बहुत बड़ा संकट होता है, तो उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, और टीम वर्क से हमारा आशय है कि एक सरकार का पक्ष है और एक विपक्ष की जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, और कुछ उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी संगठन हैं, NGO चलाते हैं या कोई किसी रूप से में, इन सब की जब हम मदद लेंगे और विपक्ष की पार्टियों के साथ जब आप वार्ता करके अपने जो है प्लानिंग को तैयार करेंगे, तब जा करके आप इस संकट से लड़ सकते हैं। 1 मैन 1 पार्टी 1 डिसीजन जो है, जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक इस तरह की संकट से हम निपट नहीं सकते हैं। शुक्रिया कमलेश जी। अब विकास जी जुड़े हैं। जी विकास जी, आप बताइए 1 मिनट में कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम कोरोना से मुक्ति मिल सके। जी
देखिए, सबसे पहले इसका दुनिया जान चुकी है कि इसकी कोई वैक्सीन अभी नहीं है, और इसका जो मात्र एक जो उपाय है वो 2 गज की जो दूरी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कि इसके अलावा और घर पर रहें, सेफ रहें, और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है हर संभव मदद करने के लिए। तो इसका मेरे ख्याल से कोई और दूसरा उपचार इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। अपने घर पर रहें, और जो भी मदद सरकार के थ्रू जो भी होगी हम घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और पहुंचा रहे हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी